नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 10 जनवरी 2024 से रिलेटेड जो भी करंट मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में बांग्लादेश के अभी चुनाव हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के जो वापस शेख हसीना जी है वो वापस प्रधानमंत्री बन गई है। तो वापस प्रधानमंत्री बांग्लादेश की कौन बन गई है? शेख हसीना जी बन गई है। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, उसमें शेख हसीना जी है। ये इससे पहले भी विद्यार्थियों कई बार यहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ये कुल 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है। बार रह चुकी है, 5 बार रह चुकी है। और लगातार इसका चौथा नंबर है इस बार। तो 4 बार लगातार रह चुकी है और टोटल 5 बार हो चुकी। शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग पार्टी ने आधे से अधिक संसदीय सीटें हासिल करके एक बार पुनः जीत हासिल कर ली है। तो इनकी जो पार्टी बताई जा रही है इसका नाम क्या है? अवामी लीग पार्टी। ये जीत दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला सरकार प्रमुख के रूप में शेख हसीना की स्थिति की पुष्टि करती है। मतलब अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट भी आई थी कि सबसे लंबा कार्यकाल वाली जो लीडर है उसका नाम क्या है? शेख हसीना है, ध्यान रखना। अवामी लीग पार्टी ने संसदीय चुनाव में 299 से 216 सीटें हासिल की है, ध्यान रखना। अब बांग्लादेश चर्चा में आ गया। तो बांग्लादेश को अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के यहाँ बगल में ये वाला ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है, इनको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे बांग्लादेश कौन से महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाला जो देश है वो भी बांग्लादेश है। और कितनी सीमा लगाता है? 4096 किलोमीटर लगाता है। यहाँ की जो राजधानी है वो ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और यहाँ की मुद्रा का नाम है टका, बांग्लादेशी टका यहाँ मुद्रा चलती है। यहाँ की संसद को जातीय संसद के नाम से जानते हैं। और यहाँ की जो संसदीय सीट बताई जाती है वो 350 बताई जाती है। लेकिन अभी हमने बताया कि कितनी सीटों इन्होंने जीती है, तो ये भी आपको आंकड़े थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो, वर्तमान में प्रधानमंत्री अब कौन है? शेख हसीना। इससे पहले भी शेख हसीना थी और वर्तमान में भी ये वापस बन गई है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है बांग्लादेश का? तो ढाका। राजभाषा यहाँ की कौन सी है? बांग्ला। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से पुकारते हैं, बल्कि गंगा को पद्मा नाम से। तथा जब गंगा और जमुना दोनों मिल जाती है, जैसे ब्रह्मपुत्र को तो किस नाम से पुकारते हैं बांग्लादेश में? जमुना। और गंगा को पद्मा। तो अब जमुना और पद्मा जब दोनों संयुक्त रूप से मिलेगी तो उसको किस नाम से पुकारते हैं? मेघना नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखना। सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती है दोनों नदियां मिलकर वहां पर। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च 1971 को। ये स्वतंत्र हुआ, इसलिए 26 मार्च को प्रतिवर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है ओमार सोना बांग्ला, इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले भारत में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। उनके द्वारा लिखे गए गान को, जिनका नाम ओमार सोना बांग्ला, इसको यहाँ का राष्ट्रीय गान माना जाता है बांग्लादेश का। यहाँ के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक जैसे खेल, राष्ट्रीय खेल कौन सा? कबड्डी। राष्ट्रीय फूल वाटर लिली। राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रॉबिन डोयल। और राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आम। इसी प्रकार यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य है, जैसे डली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य, घाटू नृत्य यहाँ के फेमस नृत्य हैं। और यहाँ की कुछ नदियां जैसे जमुना, तीस्ता, पद्मा, फेनी, बराक, मेघना, ये सारी बांग्लादेश की नदियां हैं। और इनमें सबसे लंबी नदी जो इसको माना गया है वो मेघना को बताया गया है। यहाँ के प्रमुख पर्वत और चोटियों में जैसे बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी में नाम आता है केकारा डोंग आता है, जो कि बंदरबन में स्थित, ऊंचाई 986 मीटर बताई जाती है। ये सीमा किस किस के साथ साझा करता है? कौन कौन से देश के साथ इंटरनेशनल सीमा लगाता है? तो भारत के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अब भारत के साथ सीमा साझा करता है तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं? एक तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब विद्यार्थी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कब कब चर्चा में रहा बांग्लादेश? तो अभी कुछ समय पहले जब टाइम मैगजीन के अनुसार शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बनी, उस समय चर्चा में रहा था, ध्यान रखना। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। उनमें नाम आता है अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल रिंग, दूसरा मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का जो किया गया था विद्यार्थियों। ये जो 3 प्रोजेक्ट लेके आए थे भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे देखें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। एक तो कुवैत के जो नए अमीर बन गए हैं वो कौन बने? शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा।
अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने? जेवियर माइली बने विद्यार्थियों। और जेवली मायर बनते ही इन्होंने जो ब्रिक्स नामक जो संगठन है उसमें शामिल किया जा रहा था, तो इन्होंने घोषणा कर दी कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिक्स में पहले 5 और बाद में 6 शामिल करने की बात चल रही थी। 6 में से जो एक अर्जेंटीना है ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये जब क्वेश्चन आया था, जब मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। पोलैंड के जो अगले प्रधानमंत्री वो डोनाल्ड टस्क को बनाया गया विद्यार्थियों। और लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन को बनाया गया। और फिनलैंड के नए पीएम बने पेटेरी आर्पो। और इसी प्रकार लाटविया के राष्ट्रपति बने हैं एडगर्स रिंकेविक्स। और प्रागवे के राष्ट्रपति बने सांतियागो पेना। इस समय ये कुछ नियुक्तियां हैं, प्रमुख नियुक्तियां होती है, उनके बारे में प्रश्न बन जाता है। देखिए विद्यार्थियों, अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच में एक द्विपक्षीय हज को लेकर एक समझौता किया गया है। हज समझौता 2024 के नाम से जाना जा रहा है। इस पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, ये तो है हमारी स्मृति ईरानी जी, और इसके समकक्षी ये सऊदी अरब के मंत्री है, इनका नाम भी पता होना चाहिए, दोनों के किस किस के बीच में समझौता हुआ। सऊदी अरब और भारत के बीच में हुआ होने को तो, लेकिन जो मंत्री हैं अगले देखते हैं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने और तीर्थ यात्रियों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता जेद्दा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सऊदी अरब के हज और उम्रा मामलों के मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फैजान अल रबिया के बीच हुआ है। 7 और 8 जनवरी को स्मृति ईरानी ने 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब की यात्रा की थी। हज जो यात्री जाएंगे 2024 के लिए, भारत से कुल 1,75,000 हज यात्रियों को कोटा फाइनल किया गया है। मतलब इस बार 2024 में जो हज यात्री जाने वाले हैं वो कितने जाएंगे विद्यार्थियों? 1,75,000 की स्वीकृति दी गई है इस समझौते के तहत। अगर हम सऊदी अरब को देखें विद्यार्थियों, तो वर्ल्ड मैप में जब देखते हैं तो एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब है। और ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये सऊदी अरब का ही है, ध्यान रखना। देखिए सऊदी अरब के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है वो जान लेते हैं। जैसे सऊदी अरब कहाँ पर है? तो मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। तो यहाँ पर देखो, शिया और सुन्नी मुसलमानों के दो होते हैं, उसमें मुस्लिम है। और राजधानी है यहाँ की रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है? रियाद। और यहाँ की अगर बात करें मुद्रा क्या है, तो मुद्रा का नाम रियाल है। वर्तमान में यहाँ का जो किंग है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ की संसद को मजलिस अल सूरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मजलिस अल सूरा के नाम से जाना जाता है सऊदी अरब। विद्यार्थियों, मेरा आपसे सवाल है कि अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है, और रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है, और एक ये भी बता दें आप, इजराइल इजराइल की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? 3 संसद का नाम बताओ, किस किस नाम से इनको जाना जाता है। ये इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म स्थान भी यही माना जाता है, मक्का और मदीना, आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पर ये हज यात्री भी जाते हैं। अगला फैक्ट है कि हाल ही में 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस यानी कि अर्थ अर्थ रोटेशन डे 2024 मनाया गया। तो ये कब मनाया गया विद्यार्थियों? 8 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना। आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं। देखो, ये दिवस पृथ्वी के घूर्णन के महत्व और इतिहास को याद करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि पृथ्वी के घूर्णन की अवधारणा 470 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस से चली आ रही है, लेकिन 1851 में पहली बार विश्व मेले में फौकाल्ट पेंडुलम ने पेरिस में शीशे से भरी पीतल की गेंद का उपयोग करते हुए पृथ्वी को घूर्णन को स्पष्ट रूप से दिखाया था। तो कब दिखाया गया था स्पष्ट रूप से? 1851 में दिखाया गया था इस बात को। अगला है 9 जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया जिसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण देखिए। ये दिवस महात्मा गांधी जी के 9 जनवरी 1915 के दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस लौटने की याद में मनाया गया था। तो मनाने की जो शुरुआत हुई 2003 में हुई। कब से? 2003 में। प्रवासी भारतीय दिवस पर उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विदेश में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत को सम्मान बढ़ाया है। तो उन सभी को इस पर सम्मानित किया जाता है। आगे विद्यार्थी देखिए, हाल ही में अल्वारो नामक एक साइक्लोन आया है, चक्रवात आया, मेडागास्कर के मोरम्बे से टकराया है। और ये 2024 का पहला चक्रवात है इससे मेडागास्कर के मोरम्बे से टकराने वाला। आपको ये जो साइक्लोन दिखाई दे रहा है विद्यार्थी देखिए, ये दिखाई दे रहा, ये है मेडागास्कर। ये क्या है पूरा? ये मेडागास्कर है। ये दक्षिणी अफ्रीका नहीं, सॉरी, अफ्रीका जो महाद्वीप है उससे ही पृथक हुआ है मेडागास्कर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये टकराया अभी हाल ही में। देखो ये आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है।
देखिए ये चक्रवात 1 जनवरी 2024 को मेडागास्कर में मोरम्बे के पास पहुंचा था। चक्रवात अल्वारो ने 2023 में मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी से प्रभावित लोगों की लगभग आधी संख्या को प्रभावित किया है। 2023 में एक और आया था विद्यार्थियों फ्रेडी, का भी नाम आप याद रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा मेडागास्कर चर्चा में आ गया, तो मेडागास्कर के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण पूर्व तटीय पर स्थित एक द्वीपीय देश है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है विद्यार्थियों। और अगर बात करें, देखिए ये विश्व का तो चौथा सबसे बड़ा है, लेकिन अफ्रीका का कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ की जो राजधानी है वो एंटानारिवो होती है और सबसे बड़ा शहर भी एंटानारिवो ही है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में एंड्री राजो एलिना है। मुद्रा है होती है यहाँ की एरिरी, क्या होती है, एरिरी होती है। आगे देखिएगा कुछ हाल ही में आए प्रमुख साइक्लोन, जैसे अल्वारो साइक्लोन तो कहाँ पर आया, मेडागास्कर में आया विद्यार्थियों, कहाँ आया, मेडागास्कर में आया। अगर बात करें मिचोंग कहाँ आया था, तो आंध्र प्रदेश से टकराया था। इसी प्रकार मिदिली कहाँ है, यहाँ बांग्लादेश में। हरिकेन ओटिस मैक्सिको में आया। ओमुन नामक जो चक्रवात था वो बंगाल की खाड़ी में आया था। और चक्रवात तेज क्या आया था, अरब सागर में मुंबई तट से टकराया था। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया। देखिए विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश में अभी क्या 22 जनवरी को रामलला मंदिर का उद्घाटन है, तो इसलिए काफी यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है। योजना का नाम क्या है, एक अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए पेइंग गेस्ट योजना। इसमें क्या होगा, जैसे लोग बाग होटल खोलते हैं तो वो कॉमर्शियल होती है, लेकिन लोग घरों में भी अगर किसी गेस्ट को रखना चाहते हैं, गेस्ट उनके बदले उनको पैसा देंगे तो रख सकते हैं। तो ऐसे 1000 घरों को रजिस्टर करने की बात इसमें की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देखिए नव्य अयोध्या के तहत यूपी सरकार ने पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है और स्थानीय लोगों को होम स्टे की पेशकश करने, अवधि पाक विरासत का प्रदर्शन करने, नौकरियां पैदा करने और आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की आशंका, होटल दरें भी बढ़ेगी। इस योजना का लक्ष्य 1000 घरों को पंजीकृत करना, सामुदायिक भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला फैक्ट है कि हाल ही में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव आयोजित किया गया। तो कहां पर आयोजित किया गया, गोवा में किया गया विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट जो है वो गोवा में होने वाला विकलांग व्यक्तियों भारत का पहला समावेशी उत्सव है, ध्यान रखना। का आयोजन 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक हो रहा है और इस बार 22 विकलांग यानी दिव्यांग व्यक्तियों को इस बार पर्पल एम्बेसडर चुना गया है। कितनों को चुना गया, 22 दिव्यांगों को चुना गया है। अब गोवा चर्चा में आ गया तो गोवा के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। जैसे गोवा की राजधानी होती है पणजी। यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है वो प्रमोद सावंत जी है, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। वर्तमान में लोकसभा सीटें यहाँ से 2 जाती है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट यहाँ से 40 जाती। अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। जिलों की संख्या 2 है और राज्य पक्षी यहाँ का श्याम कलंगी बुलबुल है, राज्य वृक्ष आम है, राज्य के पशु गोर है और राजभाषा यहाँ की कोंकणी होती है। और गोवा का जो वाहन अक्षर होता है वो GA होता है, क्या होता है, GA। और भारत का सबसे छोटा राज्य भी कौन सा है, गोवा, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाल का यह उपनिवेश रहा था विद्यार्थियों और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय प्रशासन को पुर्तगाल ने सौंप दिया था। इसको अब बॉम्बे हाईकोर्ट लगता है, बॉम्बे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से ये मुक्त हुआ था इसलिए। अगर बात करें यहाँ का विधानमंडल कैसा है, तो एक सदनात्मक है। झीलें कौन कौन सी, मायम झील, नेत्रावली, बबलिंग झील, रंबोल, स्वीट वाटर लेक, ये सब यहाँ पर ही। नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। लोक नृत्य कौन कौन से, द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदिनी, सब यहाँ पर ही, ध्यान रखना। चर्चित स्थलों की बात करें तो पालोलेम बीच है, बागा बीच है, दूध सागर वाटरफॉल वगैरह सब यहाँ पर ही है। देखो गोवा कब कब चर्चा में रहा था विद्यार्थियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट है जब जब गोवा चर्चा में रहा। अगला फैक्टर है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम मनसुख मंडाविया है, उन्होंने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उज्जैन MP में उद्घाटन किया। तो विद्यार्थियों जो प्रसादम है का उद्घाटन कहां पर किया गया, उज्जैन में किया। किसने किया, मनसुख मंडाविया जी ने इसका उद्घाटन किया है। मनसुख मंडाविया
ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर देते हुए मनहित ऐप भी लॉन्च किया है और प्रसादम के माध्यम से सुरक्षित और स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के प्रयासों का खुलासा भी इनके द्वारा किया गया है। विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल पहलों का उद्घाटन किया जिससे 218.78 करोड़ रुपए के तथा 17 नागरिक क्रम और कोविड-19 प्रतिक्रिया सुविधाएं शामिल इसमें की गई हैं। आगे देखिए, हाल ही में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में ओपनहेमर ने बेस्ट फिल्म ऑफ ड्रामा पुरस्कार जीता। तो विद्यार्थियों, कौन सी बेस्ट फिल्म ड्रामा पुरस्कार जीतने वाली उस फिल्म का नाम क्या है? ओपनहेमर। उसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 अभी हाल ही में जीत लिया है। इसके अलावा अगला है, हाल ही में केरल की सुचेता सतीश ने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो विद्यार्थियों, इन्होंने 40 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 40 भाषाओं में ये रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, आयोजन हुआ था इसका दुबई यूएई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में। ये कार्यक्रम इनके 40 नहीं विद्यार्थी, 140 से ध्यान रखना। ये कार्यक्रम कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और कॉन्सर्ट के दौरान केरल की देता है उसने विद्यार्थियों अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गाना गाया। ध्यान रखना, भाषाओं में 140 भाषाओं में गाना गाया गया था। कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने अभी हाल ही में, जैसे गुजरात के सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो 99वां तानसेन समारोह हुआ उसमें 1500 तबला वादकों ने एक साथ प्रस्तुति दी, जब भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पुणे में सबसे बड़ी पठन गतिविधियां का रिकॉर्ड बना। इसके अलावा असम सरकार को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए। एचडीएफसी लाइफ को इंश्योरेंस इंडिया अभियान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। लद्दाख के उमलिंग का फैशन रन दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अभी हाल ही में बना है। आगे देखिए, हाल ही में रघुराम अय्यर को जनवरी 2024 में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। यानी कि अभी सीईओ किसको बना दिया गया है इसका? तो रघुराम अय्यर को बना दिया गया है। देखिए विद्यार्थियों, ये मतदान के अधिकार के बिना कार्यकारी परिषद का पदेन सदस्य होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल के द्वारा तैयार किए गए नियम के अनुसार आईएओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक सीईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति करना होगा, जो कि पूर्ववर्ती महासचिव के कार्यों को करेगा। पहले महासचिव होता था, अब सचिव नाम का पद सर्जित किया गया है। अब विद्यार्थियों, ये चर्चा में आ गया, आईओसी चर्चा में आ गया, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जब चर्चा में आ जाता है तो हिंदी में बोलते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। के अध्यक्ष पीटी उषा, जिसको पहली महिला अध्यक्ष है ये, और केरल राज्य से संबंधित एथलेटिक्स धावक है। इसको पयोली एक्सप्रेस या राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है। और इसके अलावा सीईओ इसको बना दिया गया, रघुराम अय्यर को बना दिया गया। देखिए, अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रबंधक हैरी को ब्रक के साथ 8 एथलीटों का एक दल भेजा गया था। इसने भारत में खेलों के विकास और संस्थाओं की स्थापना को गति दी और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया। ओलंपिक खेल 2020 की बात करें, हालांकि 2020 वाले जो ओलंपिक गेम है वो हुए कब थे? 2021 में। 7 पदक जीते थे, उसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीता था। नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। उसी के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा था इसमें ध्यान। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है, शानदार मोटिवेशनल कोड है विद्यार्थियों, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। विद्यार्थियों, अगर लगाव रखना है तो किताबों से रखो, फालतू लोगों से ज्यादा लगाव रखने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।